हालांकि यह खून से सना चेहरा उसने दिखाया कि रेशमी ने उसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाया। इसके बजाय उसे अपने दिल में एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई। अगर वह बोल सकती थी तो वह निश्चित रूप से अर्जुन देव को रोकने के लिए पुकारती। हर असफलता के बाद उन्हें जो तीव्र दर्द हुआ वह देखना असहनीय था। किसी समय उसकी आंखों के एक कोने से आंसू बह निकला। पैंग! एक और जोरदार धमाका हुआ क्योंकि अर्जुन देव फिर से जमीन पर गिर गए। हालांकि उन्होंने इस बार रेशमी से कुछ नहीं कहा। वह जमीन पर लेटते हुए बिल्कुल भी नहीं हिला। रेशमी का दिल डूब गया। वह शायद बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब और नहीं टिक सकता था। वे दोनों यही मरने वाले थे। जैसे ही वह आशंकित और बेहद चिंतित महसूस कर रही थी, अर्जुन देव, जो चुप था, दहाड़ उठा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और फिर से जमीन पर प्रहार किया। उसका ऊपरी शरीर नए सिरे से ऊपर उठ गया। जब गुरुत्वाकर्षण ने उसे एक बार फिर नीचे खींच लिया, तो वाइटल क्यूई उसकी हड्डियों और उसके पूरे शरीर में फैल गया, एक नदी की तरह अंतहीन रूप से दौड़ रहा था। प्रारंभिक बल समाप्त होने के बाद उन्होंने एक अनुवर्ती कार्रवाई की। सैकड़ों हजारों बार असफल होने के बाद उन्होंने आखिरकार इस वातावरण में भारी गुरुत्वाकर्षण के लिए कुछ हद तक समायोजित कर लिया था। अब वह अपनी वाइटल क्यूई प्रसारित कर सकता था। जमीन से उतरने के बाद अर्जुन देव चारों ओर पलट गए और जमीन पर एक घुटने के बल बैठ गए। फिर वह जोर से हांफने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रेशमी की ओर देखा। जब उसने देखा कि उसने अभी तक अपनी आंखें बंद नहीं की हैं, तो उसने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। बिल्कुल 1 घंटा। हार मत मानो। मैं अब आ रहा हूं। एक घुटने पर घुटने टेककर अर्जुन देव धीरे धीरे खड़े हो गए। फिर वह अपने पैरों को कदम दर कदम खींचते हुए रेशमी की ओर लड़खड़ा गया। जब वह उसके पास पहुंचा, तो उसने जल्दी से घावों के इलाज के लिए कुछ औषधीय गोलियां निकालीं, जो उसने अर्धसम्राट स्तर की नीलामी में खरीदी थीं, अपनी यूनिवर्स रिंग से, और उन्हें खिलाया। फिर अर्जुन देव ने धीरे धीरे रेशमी को ऊपर उठाने में मदद की। इतने लंबे समय तक इस जगह पर रहने के बाद उसे पहले से ही इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसकी मदद करने की प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं थी। एक शब्द के बिना उसने अपनी हथेली से उसकी पीठ पर प्रहार किया, जिससे उसकी कानून ऊर्जा उसके शरीर में चली गई। इससे उस दर में वृद्धि हुई जिस पर औषधीय ऊर्जा ने उसकी चोटों को ठीक किया। साथ ही इससे उसकी आंतरिक चोटों को ठीक होने में मदद मिली। जैसे ही किंग ग्रेड मेडिसिनल पिल धीरे धीरे रेशमी के शरीर में प्रवेश करती गई, उसका शरीर जल्दी से ठीक हो गया। अर्जुन देव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रेशमी हर समय अपने शरीर में किसी विशेष मार्ग के माध्यम से कुछ कानून ऊर्जा का संचार कर रही थी। हालांकि एक रक्त के थक्के ने उसके मेरिडियन के एक खंड को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसकी लॉ एनर्जी सुचारू रूप से बहने से रोकी गई। इसलिए उसकी चोटें बढ़ गई थीं। यह विशेष मार्ग चंद्रमहल की गहन खेती तकनीक, दीर्घायु कला होना चाहिए। अर्जुन देव ने तुरंत अपनी ऊर्जा का संचार किया और रक्त के थक्के को भंग कर दिया, जिससे उन मेरिडियन को खोल दिया गया। उसके बाद दीर्घायु कला तेजी से प्रसारित हुई। एक बार जब यह स्वचालित रूप से एक चक्र पूरा कर लेता है, तो रेशमी की अधिकांश चोटें चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती हैं। इस तरह की पुनर्प्राप्ति गति कुछ हद तक अविश्वसनीय थी। दीर्घायु कला वास्तव में गहरी थी। जब रेशमी की हालत स्थिर हो गई और अर्जुन देव ने सत्यापित किया कि दीर्घायु कला अपने प्रसार को बनाए रख सकती है, तो उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसने उसे धीरे धीरे लेटाया। उसके बाद अर्जुन देव ने एक औषधीय गोली उसके मुंह में डाली और धीरे धीरे उसकी चोटों का इलाज किया। ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। समय चुपचाप बीतता गया। एक रात बाद दोनों कमोबेश ठीक हो गए थे। अब उनके शरीर को इस अजीब गुरुत्वाकर्षण के साथ समायोजित किया गया था। हालांकि आगे बढ़ने में अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन खड़े होना और घूमना कोई खास समस्या नहीं थी। रेशमी ने अपनी आंखें खोली। उसका रंग एक स्वस्थ गुलाबी रंग में वापस आ गया था। उसने अपनी चमक और वैभव, अपनी पवित्र बेटी स्वभाव को पुनः प्राप्त कर लिया था। वह ध्यान से बैठ गई और तुरंत बगल की ओर देखा। हालांकि उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसे वह चाहती थी। उसने तुरंत घबराहट में चारों ओर देखा।
तभी उसने अर्जुन देव को एक दीवार के सामने खड़ा पाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। जब अर्जुन देव ने अपने पीछे से आने वाली आवाजें सुनी तो उन्होंने झट से अपना सिर घुमाया और देखा कि रेशमी के सफेद बाल पहले ही चमकदार काले रंग में आ चुके थे। अपने दिल में संदेह को दबाते हुए वह मुस्कुराया और कहा, आप पहले से ही जाग रहे हैं? रेशमी ने सिर हिलाया और अर्जुन देव की पीठ से दूर देखा। उसने ध्यान से पूछा, आपकी पीठ पर चोटें कैसी हैं? अर्जुन देव ने शांति से जवाब दिया, वे पहले ही ठीक हो चुके हैं। मेरे पास एक चोटी ऋषि शरीर और एज़्यो ड्रैगन युद्ध शरीर है। वह थोड़ी सी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुमने कल वह सारा दर्द कैसे सहा था? काफी देर तक विचार करने के बाद रेशमी ने आखिरकार पूछने का फैसला किया। जब उसने कल अर्जुन देव की हरकतों के बारे में सोचा, तब भी उसे कुछ डर महसूस हुआ। वह बस समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन देव ने यह सब कैसे झेला था। क्या यह सब उसके लिए था? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। जब मैंने अतीत में अपने भौतिक शरीर को तड़का लगाया तो मुझे उससे भी अधिक दर्द का अनुभव हुआ। जब मैं अपने बिजली के क्लेश से गुजरा तो यह और भी बुरा था। इसकी तुलना में कल का दर्द उस दर्द के लिए कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले सहन किया था। उनके जवाब ने रेशमी को स्तब्ध कर दिया। प्रसिद्ध, उज्ज्वल और साफ सुथरे एज़्यो ड्रैगन किंग, जो अपनी पीढ़ी में अद्वितीय थे, ने अतीत में वास्तव में क्या अनुभव किया था? यह सोचना कि अर्जुन देव ने कल जो दर्द सहा, एक ऐसा दर्द जो उसे पीड़ित देखकर ही महसूस करेगा, उसकी राय में उल्लेख करने लायक नहीं था। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यह वास्तव में एक शानदार बात नहीं है। अगर अतीत में खुद को बहुत कठिन नहीं बनाया जाता तो मेरे पास केवल 4 साल नहीं बचे होते। अर्जुन देव यहां रुके और रेशमी की तरफ से चौंकाने वाली विंड जिथर को देखा। उनके पास कई सवाल भी थे जिन्हें वह स्पष्ट करना चाहते थे। इस चौंकाने वाली हवा के साथ क्या हो रहा है? अपनी वर्तमान ताकत के साथ आपको इसे सक्रिय करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? मेफॉक रेस की याओ यान केवल 8 मार्शल सम्राटों के माध्यम से एक आदिम सम्राट खजाने की शक्ति को बाहर लाने में कामयाब रहे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि चंद्रमहल इतना साहसी होगा कि रेशमी को चौंकाने वाली विंड जिथर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए इतने सारे मार्शल सम्राटों का बलिदान करना होगा। रेशमी इस प्रक्रिया में थोड़ा संघर्ष करते हुए खड़ी हो गई। फिर उसने चौंकाने वाली विंड जिथर उठाई और कहा, एक नोट बजाने के लिए मुझे अपने जीवनकाल का कुछ समय बिताना होगा। पहले के गीत ने मुझे 10 साल की उम्र दी। अर्जुन देव की पुतलियां अविश्वास में संकुचित हो गईं। आराम करना। रेशमी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीर्घायु कला की खेती करने वाले कल्टीवेटर का जीवनकाल बहुत लंबा होता है। आपने मुझे जो स्वर्गीय मूल गोली दी है, उसके साथ भले ही मैं मार्शल सम्राट के पास आगे न बढ़ूं, फिर भी मैं 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहूंगा। अर्जुन देव ने प्रबुद्ध महसूस किया। हालांकि फिर भी इस तरह 10 साल के जीवनकाल का उपयोग करना वास्तव में दिल दहला देने वाला था। वास्तव में जब तक मैं पूरा गाना नहीं बजाती, तब तक यह मेरी साधना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि पूरे गीत के बिना मैं चौंकाने वाली विंड जिथर की पूरी ताकत को सामने नहीं ला सकता। मुझे पूरा गाना बजाने के लिए आश्वस्त होने से पहले 9वीं परत तक दीर्घायु कला को विकसित करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक नोट 2 अधिकतम वाले मार्शल सम्राटों को पीछे हटने और निष्क्रिय रूप से बचाव करने के लिए मजबूर कर सकता है। अर्जुन देव ने कुछ हद तक अनुमान लगाया था कि पूरा गीत कितना शक्तिशाली होगा, दिव्य हथियार किस तरह का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, आप पहले क्या देख रहे थे? आप इसमें बहुत तल्लीन थे। अर्जुन देव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और कहा, मेरे साथ आओ। दोनों बहुत मुश्किल से चले। मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ इस जगह पर आगे बढ़ते हुए कदम दर कदम बेहद मजेदार लग रहा था। रेशमी ने जाकर दीवार पर लगी ड्राइंग का अध्ययन किया। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर चमक उठी। दीवार का चित्र बनाना बहुत सरल था। केवल एक व्यक्ति और एक तलवार थी। एक जोड़ी आंखें भी थी जिनसे मिलने की हिम्मत नहीं होगी। ड्राइंग में तलवारबाज बहुत विस्तृत नहीं था, केवल एक अस्पष्ट सिलहूट के रूप में चित्रित किया गया था। हालांकि
उस व्यक्ति का तेज तलवार का इरादा अभी भी 50,000 वर्षों के बाद भी असीम रूप से बढ़ रहा था, जैसे कि वह व्यक्ति किसी भी क्षण दीवार से बाहर कूद जाएगा। बस कुछ ही नजर डालने के बाद रेशमी को लगा कि एक अद्वितीय तेज तलवार का इरादा उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश कर रहा है। यह तुरंत जीवन में आ गया और एक असीम गहन तलवार तकनीक को मूर्त रूप दिया। यह तलवार तकनीक बहुत अत्याचारी और अडिग थी, जिसमें प्रत्येक झूले आकाश को भेदने और अंतरिक्ष को फाड़ने में सक्षम था। यह आंकड़ा स्पष्ट हो गया क्योंकि इसने गर्म खून के साथ एक लड़ाई की भावना का अनुमान लगाया। जिसे भी यह प्राप्त होगा वह महसूस करेगा कि उनका खून भी आग ले रहा है। जब यह कदम पूरा हुआ तो रेशमी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव चमक आया। उसने कहा, यह एक मेडियल ग्रेड गहन तलवार तकनीक है। इसकी ताकत बहुत रहस्यमय, बेहद गहरी है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। दीवारों पर ऐसे कम से कम 10 चित्र थे। ये सभी तलवार की चाल थीं, जिन्हें ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन ने दीवारों में तराशते समय अपना पूरा प्रयास किया था। इनमें से हर एक मेडियल ग्रेड गहन तलवार तकनीक थी। 50,000 से अधिक वर्षों के बाद भी उनमें तलवार का इरादा गायब नहीं हुआ था, जिससे पता चलता था कि ये तलवार के इरादे कितने मजबूत थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! यहां गहन मार्शल तकनीकों को रिकॉर्ड करने का कोई तरीका नहीं है। हम में से कोई भी तलवारबाज नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, रेशमी ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। इन औसत दर्जे की ग्रेड गहन तलवार तकनीकों का मूल्य बिना कहे चला गया। जहां तक रेशमी ने याद किया, पूरे चंद्रमहल में केवल 10 ऐसी गहन मार्शल तकनीकें थीं। बहुत कम विकल्प थे और उनमें से कोई भी उसके अनुकूल नहीं था। वे सभी या तो अलग अलग हथियारों के थे या विरोधी इच्छाओं के थे। कुनलुन क्षेत्र में तलवारबाजों की संख्या सबसे अधिक थी। यहां इतने सारे मेडियल ग्रेड प्रोफाउंड स्वॉर्ड तकनीकों के साथ, अगर वह और अर्जुन देव उन्हें कॉपी कर सकते हैं और उन्हें बाहर ला सकते हैं, तो हर एक को बहुत अधिक कीमत मिलेगी। यहां तक कि मार्शल सम्राट भी उनके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। अर्जुन देव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। मैं समझता हूं कि मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अपनी वसीयत की जांच करें। क्या कोई सुधार है? जब रेशमी ने यह सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने एक हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पानी की मेरी इच्छा में थोड़ा सुधार हुआ। क्या चल रहा है? यह बहुत अद्भुत है। अर्जुन देव ने दीवार की ड्राइंग पर नजर डाली और कहा, मैंने अभी इसे खोजा है। इन चित्रों में तलवार के इरादे में इच्छाओं को संयमित करने की क्षमता है। हालांकि केवल पहली बार ही सरल है। यदि आप अपनी इच्छा को संयमित करना जारी रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ जोखिम उठाने होंगे। आपको तलवार के इरादे को अपनी चेतना के समुद्र के एक गहरे हिस्से में प्रवेश करने देना होगा, अपनी इच्छा का उपयोग करके इससे लड़ने के लिए। यदि आपकी इच्छा विफल हो जाती है, तो इच्छाशक्ति के टूटने के क्षण को सहन करना कठिन होगा। यह बात सुनते ही रेशमी चौंक गई। तलवार के इरादे को चेतना के समुद्र की गहराई में प्रवेश करने दें? यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप एक बेवकूफ बन सकते हैं। अर्जुन देव मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। कुछ पाने के लिए कुछ जोखिम उठाना पड़ता था। उन्होंने महसूस किया कि यह जोखिम इसके लायक था। मजबूत तलवार का इरादा जो रक्त तलवार संप्रभु ने पीछे छोड़ दिया था, वह न केवल इच्छाओं को बल्कि उसकी कृपाण आत्मा को भी शांत कर सकता था। अर्जुन देव की कृपाण आत्मा पहले ही 70% समझ तक पहुंच चुकी थी और उसे और सुधारना बहुत मुश्किल था। वह इस मौके को गवा नहीं सके। उसके साथ कुछ हुआ और उसने जीवन और मृत्यु कला को अपने हाथ में सौंप दिया। पहले इस जीवन और मृत्यु कला को पढ़े। रेशमी को गुप्त मैनुअल मिला, जिससे प्रस्ताव कुछ अजीब लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव उसे जीवन और मृत्यु कला को देखने देगा, जिसे प्राप्त करने के लिए उसने इतना प्रयास किया था। आप क्या? हम वैसे भी अभी के लिए बाहर नहीं निकल सकते। मैं बस यहां शांत खेती में कुछ समय बिताऊंगा। इस उच्च गुरुत्वाकर्षण वातावरण में खेती करना मेरी आंदोलन तकनीकों, साधना और भौतिक शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रेशमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप असाधारण रूप से आशावादी हैं। फिर मैं पहले इस पर एक नजर डालूंगा।
आपके द्वारा साधना करने के बाद मैं आपको इसे समझाऊंगा और हम जीवन और मृत्यु कला के रहस्यों पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं। बाद के दिनों में रेशमी चुपचाप पढ़ती थी और अर्जुन देव ने कठिन साधना की। अर्जुन देव ने अपने साधना के समय को बहुत सख्ती से संरचित किया। वह सुबह अपनी मूवमेंट तकनीक का अभ्यास करता था। 100 गुना मजबूत गुरुत्वाकर्षण में मूवमेंट तकनीक में उनके प्रशिक्षण के प्रभाव स्पष्ट किए गए। दोपहर के समय वह अपनी कृपाण आत्मा को शांत करने के लिए दीवार के चित्रों को देखता था। दोपहर में उन्होंने अपने शरीर को तड़का लगाया और एड्जियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की खेती की। रात में उन्होंने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए एसेंस स्टोन्स को सूखा दिया, इसे हर दिन छलांग और सीमा से सुधार किया और चरम महान पूर्णता अर्धसम्राट की ओर प्रगति की। समय बीतता गया। जल्द ही दोनों एक सप्ताह के लिए ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन के खेती कक्ष में रुके थे। इस एक हफ्ते के दौरान दोनों ने खुद को बिजी रखा था और बोरियत या हताश महसूस नहीं कर रहे थे। गहरी खाई के मुहाने पर जियान बिंग और लावण्या, साथ ही 4 शेष उपभोग अर्धसम्राट, सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उनका धैर्य बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, जिससे वे बहुत निराश हो गए थे। हालांकि उनमें खुद नीचे कूदने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे बहुत सारे अप्रत्याशित कारक थे जिन्होंने जियान बिंग और लावण्या को लेरी बना दिया। हम यहां ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। हम इस समय को बर्बाद नहीं कर सकते, लावण्या ने उदासीनता से कहा। जियान बिंग ने इसलिए से जवाब दिया, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, जाओ और नीचे की जांच करो। आपके पास जेडाइट है और आप बिना किसी समस्या के बच सकते हैं। ललन जरी और अन्य 3 उपभोग अर्धसम्राटों ने भी लावण्या को देखा। इस स्थान पर लावण्या सबसे मजबूत युद्ध कौशल वाला व्यक्ति था। उसके लिए नीचे जाना बहुत उपयुक्त होगा। लावण्या ने कहा, इसके बारे में सोचो भी मत। गुरुत्वाकर्षण का स्रोत नीचे है। अगर मैं नीचे जाता हूं तो दुर्घटना हो सकती है। जियान बिंग ठंडे स्वर में मुस्कुराए और कहा, मुझे लगा कि आपके पास कुछ अच्छे विचार हैं। अप्रत्याशित रूप से आप सिर्फ एक कायर हैं। हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं कहा हो। लावण्या ने काली गहरी खाई को देखा और जवाब दिया, किसने कहा कि मेरे पास कोई विचार नहीं है? क्या उन 5 में से अभी भी 2 ताबूत नहीं खुले हैं? उन दोनों को नीचे फेंक दें और उन अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों को हमारे लिए रास्ता तलाशने दें। कम से कम हम ध्वनि का उपयोग करके कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब दूसरों ने यह सुझाव सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से एक अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस की भयावहता का अनुभव किया था। उन्हें एक साथ काम करना पड़ा था और अर्जुन देव द्वारा छोड़े गए अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों को खत्म करने में कामयाब होने से पहले उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा था। इसके अलावा वे रक्त चूसने वाले राक्षस मनुष्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से उस गुरुत्वाकर्षण के प्रति अधिक प्रतिरोधी थे। यदि वे उन रक्त चूसने वाले राक्षसों में से 2 को नीचे भेजते हैं तो वे राक्षस अर्जुन देव से निपटने के लिए पर्याप्त होंगे। यहां तक कि अगर वे जीवन और मृत्यु कला प्राप्त नहीं कर सकते थे तो वे यह सुनिश्चित कर सकते थे कि अर्जुन देव को भी नहीं मिले। जियान बिंग ने ललन जरी और अन्य लोगों पर एक उदासीन नजर डाली। फिर उसने कहा, तुम में से कुछ लोग उन 2 ताबूतों को ले जाओ। हालांकि ललन जरी और अन्य लोग नाखुश थे। अगर उन्होंने निर्देशानुसार नहीं किया तो उन्हें अब जियान बिंग और लावण्या दोनों से निपटना होगा। उपभोग अर्धसम्राटों ने जल्द ही 2 ताबूतों को ऊपर ले जाया। जियान बिंग ने गहरी खाई पर नजर डाली और कहा, बच्चे, पहले आपने मुझे एक बड़ा उपहार भेजा था। अब मैं आपको एक बड़ा उपहार भी भेजूंगा। जियान बिंग ने 2 ताबूतों के ढक्कन खोले, फिर एक हथेली के प्रहार के साथ ताबूतों को गहरी खाई में उतार दिया। पैंग पैंग। नीचे से 2 जोरदार दुर्घटनाएं आईं। लोगों का समूह खाई के किनारे पर खड़ा था और इसकी गहराई में झांकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वे देखना चाहते थे कि नीचे क्या हो रहा है। सोनिक बूम ने अर्जुन देव को चौंका दिया, जो थंडर ड्रैगन स्टेप्स का अभ्यास कर रहे थे। अब वह 100 गुना आवर्धित गुरुत्वाकर्षण के बावजूद इस स्थान पर 300 मीटर तक स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। उसकी मूवमेंट तकनीक में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था और वह अपनी गति बढ़ाने के लिए 12 इलेक्ट्रिक ड्रैगन को बुला सकता था। ध्यान रहे,
जब उन्होंने हवा में 10 कदम बढ़ाए तो अर्जुन देव की आकृति चमक उठी। प्रत्येक कदम एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन छवि को पीछे छोड़ देता है। 10 कदम के बाद वह रेशमी के पास पहुंचा। हवा में ड्रैगन की छवियां तुरंत उसके शरीर में लौट आईं। इससे अर्जुन देव की विस्फोटक शक्ति एक बार फिर बढ़ गई क्योंकि उन्होंने रेशमी को उठाया और जल्दी से स्थानांतरित हो गए। पैंग पैंग। तेज आवाज के बीच 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस वहीं गिर गए जहां रेशमी थी। ये 2 रक्तचूषक राक्षस वास्तव में जमीन पर सपाट नहीं थे। इसके बजाय वे अपने पैरों पर खड़े थे। अर्जुन देव की प्रारंभिक अवस्था की तुलना में जब वह पहली बार गिर गए थे, ये रक्तचूषक राक्षस बहुत बेहतर स्थिति में थे। हालांकि जब अर्जुन देव ने 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों को देखा तो उन्होंने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, वे ठीक समय पर आ गए। मुझे इस अवधि के दौरान अपनी खेती के परिणामों का परीक्षण करने की आवश्यकता है। एक कदम मत उठाओ। उन्हें मेरे पास छोड़ दो। अर्जुन देव की आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना चमक उठी क्योंकि उसने रेशमी को वापस लटकने के लिए कहा ताकि वह अपने दम पर राक्षसों से निपट सके। क्या तुम ठीक हो जाओगे? रेशमी को उसका ऑर्डर कुछ अजीब लगा। उसने देखा था कि ये अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस अपने लिए कितने कठिन थे। ये ऐसे जीव थे जिनसे जियानबिंग और लावण्या भी जल्दी से नहीं निपट सकते थे। अर्जुन देव ने आगे बढ़कर शांति से जवाब दिया, अगर हम बाहर होते तो मुझे बहुत आत्मविश्वास नहीं होता। हालांकि मैं यहां 99% आश्वस्त हूं। थंडर ड्रैगन स्टेप्स। अर्जुन देव के पैर लगातार हिलते रहे। वह कर्कश चिंगारी के साथ टिमटिमाता था, हर कदम के साथ एक अजगर के आकार की आकृति को पीछे छोड़ देता था क्योंकि वह चार्ज करता था। जब 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों ने अर्जुन देव में फलते फूलते क्यूई और खून को सूंघा तो उनकी आंखें लाल रोशनी से चमक उठीं। उनके होठों के कोनों से एक घृणित तरल पदार्थ निकल रहा था। 100 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण में वे बड़े कदम उठाते हुए उन्मत्त रूप से आगे बढ़े और अर्जुन देव के आक्रमण से भिड़ गए। अर्जुन देव ने हथेलियों, मुट्ठी और पंजों का उपयोग करते हुए देवता जाति की असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के बीच तेजी से और अनियमित रूप से बारी बारी से लड़ाई लड़ी। एक हथेली तकनीक जिसे उन्होंने अपने दम पर समझा, 1000 साल की लौ और ड्रैगन पंजा मुट्ठी। जैसे ही उसकी आकृति टिमटिमाती थी, 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस उस पर बिल्कुल भी प्रहार नहीं कर सके, भले ही उनके हमले हवा की तरह तेज थे। 100 गुना गुरुत्वाकर्षण वातावरण में अर्जुन देव की गति तकनीक और भौतिक शरीर एक प्राकृतिक लाभ रखता था। 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस उसकी गति को बिल्कुल भी समझ नहीं सके। दर्जनों चालों के बाद अर्जुन देव ने एक हाथ से गर्म खून से भरी 1000 साल की लौ और दूसरे हाथ से 1000 साल की मौत फेंकी। अर्जुन देव 2 पूरी तरह से अलग अलग राज्यों के बीच एक सही संतुलन लाने में कामयाब रहे। जब चालें बाहर निकलीं तो एक तरफ आग की तरह चमकीले चंद्रमा के साथ गर्म खून से भर गया था, जबकि दूसरी तरफ मल्टीफ्लोरा गुलाब और हवा में ऊंचा लटका हुआ लाल रंग का चांद था। उसने 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वे जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके, उन्हें कई टुकड़ों में तोड़ दिया जो हर जगह उड़ गए। हालांकि रक्त चूसने वाले राक्षसों की ताकत विस्फोटक शक्ति और युद्ध कौशल में नहीं बल्कि उनकी अतुलनीय पुनर्योजी क्षमता में निहित थी। उनके फटे हुए शरीर के अंग जल्दी से हवा में एक साथ वापस विलीन हो गए जैसे ही वे जमीन पर गिरने वाले थे। जब तक रक्त चूसने वाले राक्षस उतरे, तब तक उनके खून से लथपथ शरीर पहले से ही फुर्ती से खड़े थे, एक डरावनी आभा बिखेर रहे थे। क्या वे वास्तव में मारे नहीं जा सकते? हाथ के एक फ्लिप के साथ चंद्र छाया कृपाण अर्जुन देव की मुट्ठी में प्रकट हो गया। उसकी चेतना के समुद्र में कृपाण का इरादा उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गया। जब उसने निर्दोष कृपाण दाव का आह्वान किया तो उसके कपड़े और बाल बिना किसी हवा के फड़फड़ाने लगे। एक मजबूत कृपाण इरादा बिना किसी संयम के उसके शरीर से बाहर निकल गया। 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों ने अर्जुन देव को देखा। फिर वे दहाड़ने लगे क्योंकि वे दौड़े थे। इन रक्तचूषक राक्षसों की अनुकूलन करने की क्षमता अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी। वे पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से तेज थे। रेशमी ने हस्तक्षेप करना चाहते हुए थोड़ा भौहें चढ़ा ली।
इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने की जरूरत थी। यदि यह खींचा जाता है तो स्थिति केवल अर्जुन देव के लिए और अधिक नुकसानदेह हो जाएगी। एक बार जब दो अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस पूरी तरह से इस गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो गए तो अर्जुन देव उनके लिए एक मैच नहीं होगा, चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों न हो। मर जाओ। जैसे ही दो रक्तचूषक राक्षस कदम दर कदम आगे बढ़े, अर्जुन देव ने तुरंत अपनी चंद्र छाया कृपाण खींचने से पहले उस एक शब्द को खींचा। कृपाण आत्मा जो इस समय शक्ति जमा कर रही थी, इस समय रेशमी चौंक उठी। अर्जुन देव की कृपाण आत्मा वास्तव में पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं शानदार कृपाण प्रकाश के साथ प्रकट हुईं। यह अर्जुन देव की सबसे शक्तिशाली गहन मार्शल तकनीक इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी थी। यह गहन मार्शल तकनीक उन सभी कृपाण तकनीकों का कुल योग था जिन्हें वह जानता था। केवल एक कृपाण हड़ताल थी, एक शाश्वत महिमा से भरी हुई थी। इससे पहले कि दो अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस प्रतिक्रिया कर पाते, बिजली कृपाण आत्मा में निहित प्रकाश ने तुरंत उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया और दृश्य को फ्रीज कर दिया। खून से लथपथ इस शानदार दृश्य ने एक ठंडे हत्या के इरादे को प्राप्त किया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण अंतिम क्षण में अर्जुन देव ने अपनी कृपाण आत्मा के साथ मृत्यु की स्थिति को पूरी तरह से विलय कर दिया। धीरे से जमीन से धक्का देते हुए वह उस गौरवशाली दृश्य में प्रवेश कर गया। मौत कृपाण आत्मा के साथ फॉर सीजन कृपाण तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने एक उन्मत्त नरसंहार शुरू किया। उसने दो बिखरे हुए रक्तचूषक राक्षसों को और भी छोटे टुकड़ों में कुचल दिया, जो अब पूरी तरह से जीवन से रहित हैं। काका, अर्जुन देव ने कृपाण म्यान कर दी। कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी क्योंकि यह शानदार दृश्य टूट गया। फलने फूलने का दौर खत्म हो गया था, महिमा बीत चुकी थी। दो अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षस जलकर राख हो गए और गायब हो गए, अब पुनर्जीवित नहीं हो रहे थे। रेशमी की आंखों में एक अजीब सी रोशनी बिना रुके टिमटिमा रही थी। अर्जुन देव के पहले के हमले ने अंतरिक्ष की स्थिति की सीमा को छू लिया था। जैसे ही अर्जुन देव ने हमला किया, उन्होंने सैकड़ों रहस्यमय घटनाओं को साकार किया, जिससे एक ऐसा दृश्य बन गया जहां अंतरिक्ष जम गया था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि अंतरिक्ष जमे हुए थे कि मजबूत पुनर्योजी शक्तियों वाले रक्त चूसने वाले राक्षस बिखर जाने के तुरंत बाद पुनः उत्पन्न नहीं हुए। रेशमी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और जल्दी से पूछा, अर्जुन देव, आपके पहले के कदम को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष की स्थिति एक ऐसी अवस्था थी जिसे मार्शल सम्राटों को भी समझना मुश्किल था। हालांकि अर्जुन देव वास्तव में इसकी सीमाओं को छूने में कामयाब रहे। उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी। इसके बारे में क्या? कुछ भी तो नहीं। जिस क्षण रेशमी ने उससे सवाल पूछा, उसे इसका पछतावा हुआ। इस कदम में निश्चित रूप से अर्जुन देव के रहस्य शामिल थे। वह इतने सीधे कैसे पूछ सकती है? अगर वह पूछना जारी रखती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उसके मूल रहस्यों को छुएगा। इसलिए उसने जल्दी से खुद को मामले को आगे बढ़ाने से रोक लिया। हालांकि वह अपने दिल की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकी, चाहे कुछ भी हो। रेशमी के विरोधाभासी रूप को देखकर, जहां वह स्पष्ट रूप से और अधिक पूछना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर रही थी, अर्जुन देव इसे मजाकिया लगने में मदद नहीं कर सके। उन्होंने कहा, मैंने इस कदम को अपने दम पर समझा। इसमें मेरी मार्शल तकनीकों की सभी अवस्थाओं को एक पल में उजागर करना शामिल है। मुझे यह भी पता चला है कि जैसे जैसे इस कदम की ताकत बढ़ती है, यह वास्तव में अंतरिक्ष की स्थिति की सीमा में प्रवेश करती है। ऐसा नहीं है कि मैं अंतरिक्ष की स्थिति के एक हिस्से को समझने में कामयाब रहा हूं, मैं अभी भी इससे बहुत दूर हूं। रेशमी कुछ शर्मिंदा नजर आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव यह पता लगा लेंगे कि वह क्या सोच रही है। इसके अलावा उसने उसे इसमें शामिल रहस्य भी बताए। उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? वे लोग दो अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों को नीचे फेंकने वाले रहे होंगे। अर्जुन देव आराम से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनसे निपट सकते हैं। बस शांति से खेती करने पर ध्यान दें। अगर वे नीचे आने की हिम्मत करते हैं, भले ही वह लावण्या या जियानपिंग हो, तो मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि वे कभी वापस न आए।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अनजाने में एक दबंग हवा छोड़ दी जिसने उसके दिल में इस तरह के विस्मय को प्रेरित किया कि उसने उस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। गहरी खाई के ऊपर जो लोग नीचे किसी भी गतिविधि को सुन रहे थे, उन्होंने केवल कृपाण की आवाज और अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों की अनूठी दहाड़ सुनी। उसके बाद और कुछ नहीं था। उनके सभी भाव भद्दे हो गए। परिणाम कहने की जरूरत नहीं थी। ध्वनियों के आधार पर कोई अनुमान लगा सकता है कि अर्जुन देव ने अपनी कृपाण तकनीक के साथ 2 अर्धसम्राट स्तर के रक्तचूषक राक्षसों को समाप्त कर दिया। इसे देखते हुए, मूल रूप से झिझकते हुए और पहले से ही अधीर जियान बिंग और लावण्या ने अपना निर्णय लिया। वे इस गहरी खाई में बिल्कुल भी नहीं कूद सकते थे। अन्यथा उनके जूनियर अर्जुन देव के हाथों मरने की बहुत संभावना थी। उनके जैसे हाफ स्टेप मार्शल सम्राट वहां इंतजार करके समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। चूंकि वे नीचे कूद नहीं सकते थे, इसलिए एकमात्र विकल्प छोड़ देना ही बचा था। जियान बिंग ने ठंड से सूंघा और नीचे की ओर सार्थक रूप से देखा। उसके बाद वह निर्णायक रूप से दूर हो गया और चला गया। लावण्या की आंखें चमक उठीं। स्पष्ट रूप से उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह जीवन और मृत्यु कला वास्तव में अंत में एक जूनियर के हाथों में समाप्त हो जाएगी। उसने हताशा में अपने पैर पटकते थे लेकिन फिर भी अंत में असहाय रूप से चले गए। ललन जरी और अन्य लोगों ने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें छोड़ना है या रहना है। बिना किसी निष्कर्ष के चर्चा के बाद ललन जरी ने कहा, चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। वे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट हैं, समय उनके लिए बहुत कीमती है। हम सभी उपभोग अर्धसम्राट हैं, हमें यहाँ 1 या 2 महीने बर्बाद करने में कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा, हम 1 और 2 महीने इंतजार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि यह बच्चा बाहर नहीं आएगा, उन्होंने कहा। फिर जैसे ही वे सामने आएंगे, हम एक साथ हमला करेंगे और उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं देंगे। यह कुछ भी अप्रत्याशित होने से दोबारा होने से रोकेगा। हा, क्या हो सकता है? हम 2 महान पूर्णता अर्धसम्राटों के खिलाफ 4 शिखर उपभोग अर्धसम्राट हैं। उनसे जीवन और मृत्यु कला को छीनना आसान होगा। यह तय हो गया है। फिर 2 आधेकदम वाले मार्शल सम्राट उदास महसूस कर रहे थे। अब केवल 4 उपभोग अर्धसम्राट गहरी खाई से ऊपर रह गए, अर्जुन देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। हालांकि इन चारों लोगों को नहीं पता था कि जब तक अर्जुन देव बाहर आने में सक्षम होंगे, तब तक वे उनसे निपट नहीं पाएंगे। सनसनाहट। हुश। गहरी खाई के तल पर अर्जुन देव ने हवा में 7 कदम उठाए। प्रत्येक कदम के साथ वह 100 मीटर ऊपर उठा। 700 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बहुत अधिक है। तो वह मुड़ा और नीचे उतरा। ज्यादा दूर नहीं, रेशमी ने लाइफ एंड डेथ आर्ट के गुप्त मैनुअल को नीचे रखा। उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। आपने 3 दिन पहले से बहुत प्रगति की है। अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपकी मूवमेंट तकनीक में 20% और सुधार करने की जरूरत है। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि गहरी खाई का मुहाने लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है। अगर वह कहीं और होता, तो वह एक सांस में उड़ सकता था। दुर्भाग्य से यहां गुरुत्वाकर्षण बाहर की तुलना में 100 गुना अधिक था। अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी वह केवल 700 मीटर ही चढ़ पाए। अर्जुन देव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और पूछा, जीवन और मृत्यु कला कैसी है? क्या यह गुप्त तकनीक विश्वसनीय है? यह गुप्त मैनुअल इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ था, कुछ ऐसा जिसके लिए अर्जुन देव प्रत्याशा से भरे हुए थे। वह पहले से ही एक सम्राट के दिल को संघनित कर सकता है या नहीं, यह रेशमी के हाथ में जीवन और मृत्यु कला पर निर्भर करेगा। मैंने इसका केवल 1/3 हिस्सा पढ़ा। शब्द अत्यधिक गूढ़ हैं, बहुत हद तक टंग ट्विस्टर्स की तरह। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि जीवन और मृत्यु कला वास्तव में किसी को पहले से ही एक सम्राट के हृदय को संघनित करने में मदद कर सकती है, रेशमी ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसकी प्रतिभा, समझने की क्षमता और अनुभव को देखते हुए उसे गलत नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव अच्छे मूड में रहने से खुद को नहीं रोक सके।
उसे जिस बात का डर था वह उपभोग अर्धसम्राट में टूटने में बहुत लंबा समय ले रहा था, मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने की समय सीमा से चूक रहा था। इसे देखते हुए जब तक उसके पास जीवन और मृत्यु कला थी, तब तक उसे 2 साल के भीतर उपभोग अर्धसम्राट के माध्यम से तोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वह हवा और आग के महान क्लेश की तैयारी में 2 साल बिता सकता था और सम्राट का दरवाजा खोल सकता था। यह योजना चतुर लग सकती है, लेकिन इसमें शामिल जोखिमों का वर्णन करना कठिन था। तैयारी में केवल 2 साल लगते थे। यदि कोई हवा और आग के महान क्लेश के दौरान सावधान नहीं था, तो वह राहत की आशा के बिना मर जाएगा। नियमित उपभोग अर्धसम्राटों को 100 साल की तैयारी के बाद भी हवा और आग के महान क्लेश से गुजरने का निर्णय लेना मुश्किल लगा। यहां तक कि एक उत्कृष्ट प्रतिभा को भी तैयार करने के लिए कम से कम 5 साल की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वे हवा और आग के महान क्लेश से गुजरने के लिए आश्वस्त हों। हालांकि चाहे कुछ भी हो, यह अभी भी अच्छी खबर थी। जीवन और मृत्यु कला के बिना अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि उन्हें उपभोग अर्धसम्राट तक आगे बढ़ने के लिए कम से कम 3 साल की आवश्यकता होगी। उस बिंदु तक उसके पास लगभग कोई समय नहीं बचा होगा। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और एक और दीवार की ड्राइंग पर चले गए। फिर उसने तलवार के इरादे का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसे ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन ने 50,000 साल पहले अपनी कृपाण आत्मा को संयमित करने के लिए छोड़ दिया था। एक और आधा महीना बीत गया। अर्जुन देव की कृपाण आत्मा काफी अधिक शक्तिशाली हो गई। विचार करें कि जियान बिंग की आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की खेती के साथ उनकी तलवार की आत्मा केवल अर्जुन देव के बराबर थी। जहां तक लावण्या की बात है, उसकी तलवार की आत्मा कमजोर थी। हालांकि अर्जुन देव वर्तमान में केवल एक महान पूर्णता अर्धसम्राट थे, फिर भी उनकी कृपाण आत्मा इतनी शक्तिशाली थी, यह एक बहुत ही भयानक विचार था। रेशमी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने उसे फिर से अपनी कृपाण आत्मा को तड़का लगाते हुए देखा। एक बार कोशिश करने के बाद उसने खुद को संयमित करने के लिए तलवार के इरादे का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा चाकुओं पर नाच रही हो। दर्द एक तरफ, इसमें बहुत खतरा था। केवल अर्जुन देव में ही इस तलवार का उपयोग करने का साहस और दृढ़ संकल्प था। दिन बीतते गए और एक और महीना बीत गया। अर्जुन देव की कृपाण आत्मा की गुणवत्ता में एक बार फिर सुधार हुआ। अफवाहों के अनुसार जब एक कृपाण आत्मा 100% समझ तक पहुंच जाती है तो किसी की टकटकी आकार ले सकती है, कृपाण में बदल सकती है और एक नज़र से मार सकती है। अभी अर्जुन देव की कृपाण आत्मा के संवर्धन के साथ सबसे स्पष्ट परिवर्तन इसकी आभा को मजबूत करना था। यह पहले से ही एक महान पूर्णता अर्धसम्राट से आगे निकल गया था। रेशमी ने अनुमान लगाया कि अगर अर्जुन देव के सामने एक अर्धसम्राट भी खड़ा हो जाए तो वे एक आत्मा के गहरे डर को महसूस करेंगे। अर्जुन देव ने भी तेजी से अपने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को ग्रेट परफेक्शन की ओर पॉलिश किया था। वह एक सांस में 18 कदम उठा सकता था। प्रत्येक कदम के साथ वह अपने पीछे एक सुस्त ड्रैगन के आकार की आकृति छोड़ देगा। उसकी आकृति एक ड्रैगन की तरह बन गई क्योंकि उसने बिजली की रोशनी विकीर्ण की, जिससे इस मूवमेंट तकनीक की दबंग प्रकृति पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई। एक लड़ाई में यह मूवमेंट तकनीक अर्जुन देव की आभा और गति को बढ़ा सकती है, जो उनकी विभिन्न कृपाण तकनीकों का पूरी तरह से पूरक है। सार पत्थरों पर भरोसा करके अर्जुन देव ने अपनी साधना को भी उल्लेखनीय रूप से बनाया था। केवल 1 महीने में वह पहले से ही महान पूर्णता अर्धसम्राट के शिखर के बहुत करीब था। उन्होंने हर पहलू में अपनी ताकत को उन्नत किया था। हालांकि जब वह अपनी प्रगति के बारे में आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था और गहरी खाई को चार्ज करने की तैयारी कर रहा था, तो उसे बुरी खबर मिली। पिछले महीने में रेशमी ने आखिरकार जीवन और मृत्यु कला पढ़ना समाप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने अर्जुन देव को जो जानकारी दी, उसने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। 9वीं परत तक जीवन और मृत्यु कला की खेती करने से एक अर्धसम्राट को पहले से ही एक सम्राट के दिल को संघनित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि एक शर्त थी। एक को 2 वस्तुओं की आवश्यकता थी, जीवन का फूल और मृत्यु फल। यह स्थिति वास्तव में अजीब नहीं थी। दुनिया में कई विशेष मार्शल तकनीकों और खेती तकनीकों को अभ्यास करने या विकसित करने से पहले कुछ प्राकृतिक खजाने की आवश्यकता होती है। हालांकि
यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये दो प्राकृतिक खजाने 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। जीवन के फूल और मृत्यु फल के बिना जीवन और मृत्यु कला की पहली परत की खेती भी असंभव होगी। रेशमी ने लाइफ एंड डेथ आर्ट के सीक्रेट मैनुअल को बंद कर दिया और कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि इन दो प्राकृतिक खजानों के बिना जीवन और मृत्यु कला को विकसित करना कठिन होगा। पूरे मैनुअल को पढ़ने के बाद मैंने पाया कि जीवन के फूल और मृत्यु फल के बिना जीवन और मृत्यु कला को ठीक से विकसित करना असंभव है। मुझे जो याद है उससे जीवन का फूल मानवदानव सागर से आया था, जो रक्त तलवार संप्रभु की मातृभूमि है। वहां अभी भी कुछ होना चाहिए। हालांकि डेथ फ्रूट पहले ही पूरी तरह से चला जाना चाहिए। पिछले 10,000 वर्षों में कोई मृत्यु फल प्रकट नहीं हुआ है। कई घोस्ट रेस मार्शल सम्राट उच्च कीमतों पर डेथ फ्रूट्स खरीदना चाह रहे हैं। अगर कोई होता तो यह पहले ही प्रकट होता। मानवदानव सागर, वह जगह कौन सी है? रेशमी ने अर्जुन देव को समझाया। तभी उसे पता चला कि यह एक ऐसी जगह थी जहां ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन जैसे लोग रहते थे, जो लोग दानव मिश्रित रक्त थे, मानव और दानव या राक्षस और दानव। अर्जुन देव को रेशमी के हाथ से जीवन और मृत्यु कला प्राप्त हुई। फिर उन्होंने अपने लिए पढ़ना शुरू कर दिया। वह कुछ उदास महसूस कर रहा था। यह एक खजाना था जिसे प्राप्त करने में उसने बहुत समय बिताया था। अप्रत्याशित रूप से यह परिणाम था। यह वास्तव में असंतोषजनक था। ठीक इसी समय अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा किसी बड़े फैसले पर पहुंची नजर आई। फिर उसने कहा, अर्जुन देव, मैं आपको मृत्यु फल प्राप्त करने में मदद कर सकती हूं। आपके पास मृत्यु फल है? मैं नहीं। उस समय वृक्षदेव ने एक भूत जाति के मार्शल सम्राट को मार डाला था। ट्रॉफियों में से एक डेथ फ्रूट था। महान पूर्णता अर्ध सम्राट के शिखर पर साधने के बाद मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां वृक्षदेव की विरासत है। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। वह डेथ फ्रूट का स्थान खोजने में कामयाब रहा, जिसके बारे में रेशमी ने कहा कि वह अस्तित्वहीन था। जो कुछ बचा था वह जीवन का फूल पाने के लिए मानवदानव सागर में जाना था। उसके बाद वह जीवन और मृत्यु कला को विकसित करने में सक्षम होगा। अभी भी उम्मीद थी। इतनी जल्दी बहुत खुश मत हो। मानवदानव सागर उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह कहना मुश्किल है कि आप जीवन का फूल प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, अभिमा ने कुछ चिंतित होकर कहा। क्या गलत है? आप पहले भी मानवदानव सागर में जा चुके हैं। क्या बकवास है? बेशक मेरे पास है। वृक्षदेव का विरासत मानवदानव सागर में है, तो मैं वहां कभी कैसे नहीं जा सकता था। इससे अर्जुन देव को कुछ हद तक हैरान कर दिया गया। अभिमा अर्जुन देव को जाने देने और थंडर सम्राट की विरासत प्राप्त करने के खिलाफ था। उसने सोचा कि क्या उसकी अनिच्छा इसलिए थी क्योंकि थंडर सम्राट की विरासत किसी अन्य विशेष कारण से अलग मानवदानव सागर में थी। उसने देखा कि अभिमा और अधिक कहने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन देव ने जीवन और मृत्यु कला का कुछ सरल पाठ किया। बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण के दबाव के साथ उनकी आंदोलन तकनीक में और सुधार हुआ। उसे लगा कि वह पहले से ही गहरी खाई से बाहर कूदने में सक्षम है, इसलिए उसने रेशमी को इस जगह से बाहर लाने का इरादा किया। चलिए चलते हैं। अर्जुन देव ने रेशमी को जगाया, जो अभी भी खेती कर रही थी, और उसे अपने इरादे के बारे में बताया। उसके साथ भाग लेने की अनिच्छा उसकी आंखों में चमक उठी। उसी समय उसने माफी मांगते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मुझे जाने से पहले समायोजित करने के लिए अभी भी कुछ और समय चाहिए। इतनी परेशानी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा। इससे पहले कि रेशमी समझ पाती कि अर्जुन देव का क्या मतलब है, उसने उसे उठाया और हवा में उड़ गया। 100 गुना गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ रहा था और गहरी खाई के मुहाने की ओर उड़ रहा था। अचानक ले जाने पर रेशमी धीरे से चिल्लाई। घबराहट में उसने थोड़ा संघर्ष किया। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल उसे कसकर पकड़ लिया, उसे संघर्ष मुक्त नहीं होने दिया। यहां महीनों बिताने के बाद उनका भौतिक शरीर पहले से ही पर्यावरण के लिए अभ्यस्त था। साधना में बहुत प्रयास करने के बाद वह ऊपर जाने के आत्मविश्वास को समझने में कामयाब रहे।
अगर अर्जुन देव रेशमी के खुद ऊपर जाने में सक्षम होने का इंतजार करते हैं तो उन्हें कम से कम 1 और महीना लगेगा। इस समय को बर्बाद करना उसे मंजूर नहीं था। हिलना बंद करो, हम जल्द ही पहुंचेंगे। शुरुआती संघर्ष के बाद रेशमी थोड़ा शर्मा गई। उसने अपनी भावनाओं में कुछ बदलाव महसूस किया और मुस्कुराहट के साथ इसे कवर करने की कोशिश की। सौभाग्य से आपने इस बार मुझे अपने कंधे पर नहीं मारा। ये शब्द अर्जुन देव को चिढ़ा रहे थे जब वह उसे एक शब्द कहे बिना ट्रेजर मास्टर के निवास से दूर ले गया। अर्जुन देव ने शर्मिंदा हंसी दी। भले ही वह अलग थलग पवित्र बेटी थी, लेकिन वह उन अत्यधिक पारंपरिक कुलीन लड़कियों में से एक नहीं थी। इससे उसके बारे में उसकी धारणा में सुधार हुआ। गहरी खाई के ऊपर ललन जरी और अन्य 3 उपभोग अर्धसम्राट पालथी मारकर बैठे थे जो उस जगह की रखवाली कर रहे थे। जब उन्होंने हवा के फटने की आवाज सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और जल्दी से खड़े हो गए। हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग लंबे समय तक सहन करते रहे और बहुत पहले ही तैयारी कर चुके थे। जब उन्होंने तेज हवा सुनी तो उनके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि उन्होंने क्यूई को मार डाला, उपभोग अर्धसम्राटों की आभा को छोड़ दिया। एक आंधी चली और 4 मजबूत आभा विलीन हो गईं, जिससे गहरी खाई पर दबाव डालने वाली एक अंधीन, अमूर्त पर्वत श्रृंखला का आभास हुआ। चारों अर्जुन देव के उभरने का इंतजार कर रहे थे और वे अपनी पूरी ताकत से उसे दबा देंगे और तुरंत उसे मार डालेंगे। विभिन्न गहन मार्शल तकनीकें उनके शरीर में तेजी से पनप गईं। गहरी, अंधेरी खाई को घूरते हुए ललन जरी ने ठंडे स्वर में कहा, हमें इतनी देर तक इंतजार कराने के बाद आप आखिरकार आ गए हैं। अन्य 3 बूढ़े लोगों ने भी उनकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाया, ठंडे और भावनाहीन। इसके अलावा उनके दिलों में कुछ उत्साह था, जीवन और मृत्यु कला के लिए एक उग्र प्रत्याशा। इन बूढ़े लोगों के लिए 2 महान पूर्णता अर्धसम्राटों से निपटने के लिए एक साथ काम करना आसान होगा। कोई दबाव नहीं होगा। एक उपभोग अर्धसम्राट आसानी से 4 या 5 महान पूर्णता अर्धसम्राटों को कुचल सकता था। 4 उपभोग अर्धसम्राटों के साथ यदि वे 2 महान पूर्णता अर्धसम्राटों को नहीं मार सकते हैं तो यह वास्तव में एक महान मजाक होगा। हवा गर्जने लगी और हवा के फटने की आवाज तेजी से भीदी और तेज हो गई, जिससे अन्य लोग इसकी आवाज से कांप उठने लगे। हर किसी के दिल भारी हो गए क्योंकि वे गहरी खाई को घूर रहे थे, बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गहरी खाई के ऊपर एक अमूर्त पर्वत श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर स्तरित होती है, जो एक डरावना, दमनकारी दबाव देती है। 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे आवाज करीब आई, समूह ने अपने दिलों में गिनती शुरू कर दी। 10 सांसों से भी कम समय में वह सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। 9। जब समूह ने 9 तक गिनती की तो गहरी खाई से एक उग्र प्रकाश दिखाई दिया। एक सफेद आकृति खाई की अंतिम बाधा के माध्यम से चार्ज करती हुई लग रही थी। इस सफेद आकृति की अत्यधिक गति के कारण, हवा के घर्षण के कारण यह बैंगनी लौ से चमक उठी। ललन जरी की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत दहाड़ने लगा, उसे मार डालो। ललन जरी की आवाज में एक असीम आभा और एक जबरदस्त हत्या का इरादा था। आभा की वह अमूर्त पर्वत श्रृंखला आरोही अर्जुन देव की ओर जोर से दबाव डालती हुई बोर हो गई। एक पल में पूरा अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांपने लगा और हिलने लगा, जिससे दिल झकझोर गया। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए अर्जुन देव के पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य नहीं हो सका। वह अमूर्त स्तरित पर्वत श्रृंखला ऐसी लग रही थी जैसे वह हवा से होकर गुजरी हो और गहरी खाई में गिर गई। इस परिणाम ने चारों को स्तब्ध कर दिया, उन्हें जगह में जड़ दिया। उन्होंने अर्जुन देव के प्रकट होते ही सबसे पहले अर्जुन देव के तीक्ष्णता को मिटाने के लिए विशाल आभा का उपयोग करने की योजना बनाई थी। फिर वे उसे दबाने के लिए सभी प्रकार की हत्या के कदमों का पालन करेंगे। हालांकि आभा की पर्वत श्रृंखला ने अर्जुन देव को बिल्कुल भी विचलित नहीं किया, बल्कि गहरी खाई में गिर गया। उस स्थिति में केवल एक ही संभावना थी, व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन बहुत तेज था। जैसे ही वह गहरी खाई की बाधा को तोड़ा, उसकी गति कई गुना बढ़ गई और जिस समय पर्वत श्रृंखला गिर गई, वह बाहर निकल गया। ललन जरी के समूह में हर कोई एक उपभोग अर्धसम्राट था जो सैकड़ों,
यहां तक कि हजारों लड़ाइयों से भी गुजरा था। उनके विचार बिजली की तरह तेज थे। कुछ त्वरित सोच के बाद वे तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचे। पीछे हटना। एक ही समय में उनके हाव भाव बदल गए। फिर उन्होंने जमीन से धक्का दिया और जल्दी से वापस उड़ गए। आपको लगता है कि आप दौड़ सकते हैं? हवा में एक ठंडी खर्राटे गूंज उठी। फिर समूह ने देखा कि एक सुंदर आकृति वाली लड़की को ले जाते समय उस सफेद आकृति को चार्ज कर रहा था। थंडर ड्रैगन स्टेप्स। बिजली की रोशनी आकाश को हिला रही है, शरीर अजगर की तरह। बिजली की रोशनी के बीच अर्जुन देव की कृपाण आत्मा की भयानक आभा भयंकर रूप से फूट पड़ी। उसने रेशमी को अपने बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ से अपनी कृपाण पकड़ ली। एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था। वह असीम बिजली की रोशनी पर खड़ा था, उल्का की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर जगह बिजली की रोशनी से अर्जुन देव की आकृति भ्रमपूर्ण हो गई। वह हर कदम के साथ एक बार झूलता था, कुल 12 कदम उठाता था, 12 झूले। उनकी थंडर कृपाण आत्मा और ग्रेट परफेक्शन थंडर ड्रैगन स्टेप्स के संयोजन ने अर्जुन देव को अपने सामने सब कुछ स्वीप करने की अनुमति दी। कृपाण के प्रत्येक झूले के साथ उसने एक उपभोग अर्ध सम्राट को उड़ान भेजा। अर्जुन देव बहुत तेज थे, जिससे दूसरों को ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने इन 12 कृपाण हमलों को एक साथ अंजाम दिया है। ललन जरी और अन्य 3 को 3-3 बार किए गए। उनके शरीर पर बिजली की टिमटिमाहट उन्हें लकवा मार देने और अविश्वसनीय दर्द देने से क्षतिग्रस्त हो गया। चारों गंभीर रूप से घायल लग रहे थे, लेकिन वे वास्तव में गंभीर रूप से घायल नहीं थे। इन 12 हमलों का फोकस गति पर था, लेकिन उनकी ताकत मार्शल तकनीक जितनी मजबूत नहीं थी। अर्जुन देव का मकसद इन चारों को एक बार में मारना नहीं था। इसके बजाय यह उनके गठन को गड़बड़ करने और उनकी आभा को दबाने के लिए था। हत्या का असली कदम बाद में आया। ललन जरी के समूह के उतरने के बाद वे दहाड़ने लगे और पलटवार करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि अर्जुन देव ने इन चारों को वापसी का मौका नहीं दिया। अगर उसने कोई उद्घाटन दिखाया तो वह वास्तव में गहरी खाई में खेती करने में बिताए गए समय को बर्बाद कर देता। केवल मेरी कृपाण ही उस पल में शाश्वत महिमा बरकरार रखती है। हजारों रहस्यमय घटनाएं एक दूसरे पर स्तरित हैं, 10,000 प्रकार के प्रकाश, महिमा का एक पल, नदियां और पहाड़ एक पेंटिंग की तरह। एक सांस में अर्जुन देव ने अपनी सबसे मजबूत प्रोफाउंड मार्शल तकनीक इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी को अंजाम दिया। उस पल में विभिन्न मार्शल तकनीकों से सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं अचानक इस एक कृपाण हड़ताल के साथ प्रकट हुई। आड़ू के फूल चारों ओर 50 किलोमीटर तक हर जगह बहते रहे। गर्मियों की धूप आसमान में ऊंची थी। शरद ऋतु की हवा के साथ मृत पत्ते गिर गए। आग जैसा चमकीला चांद उठ खड़ा हुआ। कई एज़ियो ड्रैगन इधर उधर उड़ गए और अपनी पूंछ घुमाई। उस पल में सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं दिखाई दीं, जिससे महिमा और ठंड की जगह की पेंटिंग बन गई। इस पेंटिंग में जियांग लियांगकी और अन्य 3 उपभोग अर्ध सम्राट ऐसे लग रहे थे जैसे वे वहां बंद थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे, पलक भी नहीं झपकाते थे। काका। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और शानदार पेंटिंग तुरंत कांच की तरह बिखर गई, जिससे लगातार खनकती आवाजें आ रही थीं। ललन जरी और अन्य 3 अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन सभी ने खून की बड़ी बड़ी उल्टी की, उनकी आंखों में डर भर गया। इससे पहले उन्हें 3 भारी हमलों का सामना करना पड़ा। फिर वे एक पेंटिंग में जमे हुए थे, विभिन्न रहस्यमय घटनाओं के परिणामस्वरूप आग के बपतिस्मा से गुजर रहे थे। हालांकि यह घातक क्षति का स्रोत नहीं था। उपभोग अर्ध सम्राटों के रूप में उनकी खेती को देखते हुए ललन जरी और अन्य 3 को इस तरह के नुकसान से घातक चोट नहीं लगेगी। भयावह हिस्सा तब था जब पेंटिंग बिखर गई। ऐसा लगा जैसे जगह बिखर गई हो। हालांकि यह अंतरिक्ष के वास्तविक बिखरने की तुलना से बहुत दूर था, सिद्धांत समान था। जैसे ही पेंटिंग बिखर गई, उन्हें लगा जैसे उनके शरीर कई टुकड़ों में फट गए हों। अपने कठिन भौतिक शरीर के साथ वे अभी भी ठीक थे, लेकिन उनके आंतरिक अंगों में भयानक टूटना दिखाई दिया। फिर क्षति का तीसरा गुना था, जो उनकी अपनी मार्शल तकनीकों की रुकावट से पलटाव से आया था। इस 3 गुना नुकसान के साथ उन्होंने सभी युद्ध कौशल खो दिए। यहां तक कि एक मार्शल सम्राट भी उन्हें खत्म कर सकता है।
आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, क्योंकि उसने उदास अवस्था में जमीन पर फैले 4 लोगों को ठंड से देखा। फिर उसने रेशमी को जाने दिया। उसके बाद अर्जुन देव ने इस जगह को पूरी तरह से छोड़ने के लिए उड़ान भरी। जियान बिंग और लावण्या को जल्द ही इस घटना की खबर मिलेगी। उसे ब्लैक वाटर आइलैंड से तेजी से दूर जाने की जरूरत थी। रेशमी, जो बारीकी से पीछा कर रही थी, को ऐसे चकाचौंध महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रही हो। अब तक कोई भी ब्लेड्समैन उसकी हार्दिक प्रशंसा अर्जित करने में कामयाब नहीं हुआ था। अत्याचारी अभी तक सुरुचिपूर्ण कृपाण तकनीक जो कम से कम लापरवाह नहीं थी। बर्फीली उदासीनता जो नरसंहार की भ्रष्टता में नहीं डूबी। अर्जुन देव का किरदार कभी नहीं बदला। ललन जरी और अन्य लोग काफी देर तक अवाक रहे। जब उन्होंने अर्जुन देव और रेशमी को जाते हुए देखा, तो उनकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। यह युवा निश्चित रूप से अनंत काल के लिए प्रसिद्ध होगा, ब्लेड्समैन की इस पीढ़ी का एक आधिकारिक व्यक्ति बन जाएगा। यह वास्तव में डरावना था। अप्रत्याशित रूप से उसने हमें नहीं मारा। वह शायद हमारी परवाह भी नहीं करता है। वह हम बूढ़े लोगों को अपने लिए खतरे के रूप में नहीं देखता है। ललन जरी आत्ममजाक से मुस्कुराया। पहले का अनुभव एक सपने जैसा था। हालांकि यह एक बुरा सपना था। वह निश्चित रूप से इसे फिर से अनुभव नहीं करना चाहता था। ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन की गुफा पहले से ही गड़बड़ थी, सब कुछ ढह गया था। यह भी सौभाग्य की बात थी कि विभिन्न प्रतिबंध अब मौजूद नहीं थे। अपनी विस्फोटक शक्ति का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने गुफा की छत में एक छेद किया और सीधे जमीन से बाहर निकल गए। फिर उसने गहरी सांसों में ताज़ी हवा ली, जिसे उसने लंबे समय से सूंघा नहीं था। अंत में उसने अपना हाथ लहराया और बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ को बाहर बुलाया। रेशमी ने आश्चर्य से कहा, बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ? क्या यह पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के नीलव्रत का युद्ध रथ नहीं है? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाज पर चलो। अब इसका परिवार का नाम देव है। रेशमी मुस्कुराई। जाहिर है उसने एक निरर्थक सवाल पूछा। किसी कारण से अर्जुन देव ने इस बाढ़ अजगर युद्ध रथ को छीन लिया। 4 बाढ़ ड्रैगन ने रथ खींचने में कड़ी मेहनत की। जल्द ही वे आकाश के काले बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े। काले बादलों के नीचे यह पूरे वर्ष सूरज की रोशनी के बिना लगातार मंद रहता था। हालांकि काले बादलों के ऊपर यह सब सुनहरा था। आकाश असीम लग रहा था और बादलों का समुद्र एक सुनहरी चमक के साथ झिलमिला रहा था, स्वर्ग की तरह लग रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सीधे मानवदानव सागर की यात्रा करने से पहले डार्क सिटी जा रहा हूं, अर्जुन देव ने कहा। वह डार्क सिटी में गुरप्रीत से मिलना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या वह उस लाश की जांच कर सकता है और अपनी ड्रैगन सीकिंग आर्ट में थोड़ा सुधार कर सकता है। उसके बाद वह मानवदानव सागर में भागने का इरादा रखता था, जहां थंडर सम्राट की विरासत, जिसका उल्लेख अभिमा ने किया था। साथ ही वह जीवन के फूल को खोजने का अवसर लेगा। जब रेशमी ने अर्जुन देव का यात्रा कार्यक्रम सुना तो वह धीरे से हंसने लगी। अर्जुन देव को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? ऐसा लगता है कि हम काफी समय तक एक साथ यात्रा करेंगे। आपकी नियोजित यात्रा बिल्कुल मेरी तरह ही है। इस यात्रा पर मेरा अंतिम गंतव्य मानवदानव सागर भी है। अर्जुन देव उसके हाव भाव से रेशमी की सत्यता का पता नहीं लगा पाए। उसने यह नहीं समझा कि वह सच कह रही थी या नहीं, क्या उसने उसके साथ यात्रा करने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था। आश्चर्यचकित मत होइए। इस यात्रा में मेरा उद्देश्य अनुभवात्मक प्रशिक्षण है। यह बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। जेडाइट माउंटेन मैनर में मामला सिर्फ सुविधा का मामला था। यहां तक कि अगर मैंने वहां कुछ नहीं किया होता तो यह पूरी तरह से हल हो गया होता। अर्जुन देव ने संदेह से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय बादल जेडाइट तलवार को एक उत्कृष्ट दिव्य हथियार में आगे बढ़ाने के लावण्या के प्रयास में और भी बहुत कुछ हो? मैं आपको अंदर की कहानी नहीं बताऊंगा, इसका कोई महत्व नहीं है। अभी मैं बस आराम से सोना चाहता हूं। आपको अकेले बाहर बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, है ना?
रेशमी धीरे से मुस्कुराई। अर्जुन देव को जवाब देने का मौका न देकर वह रथ में प्रवेश कर गई और पर्दे बंद कर दिए, फिर अकेले ही बड़े आरामदायक बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराया, कुछ भी कहने में असमर्थ रहा। जब वह सो रही थी तो वह अंदर जाकर बाधित नहीं कर सकता था। सुनहरी धूप में नहाया हुआ बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ बादलों के समुद्र के माध्यम से दौड़ रहा था। इस समय ब्लैक वाटर आइलैंड पर वापस लावण्या और जियान बिंग को खबर मिली और वे दौड़ पड़े। हालांकि उन्होंने केवल ललन जरी और अन्य 3 को ही अपने घावों को ठीक करते हुए पाया। दोनों कांपने से नाराज हो गए। वे चाहते थे कि वे अर्जुन देव के सामने दौड़ सकें और तुरंत उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकें। जीवन और मृत्यु कला के लिए संघर्ष समाप्त हो गया था। हालांकि व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन ने जो कहानी छोड़ी थी वह अभी भी जगह को हलचल में डाल देती है और लंबे समय तक बनी रहेगी। व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन ने बड़े जोखिम में 2 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों के हाथों से जीवन और मृत्यु कला छीन ली थी। हालांकि अर्जुन देव सिर्फ एक महान पूर्णता अर्धसम्राट थे। बाद में जब अर्जुन देव की पहचान फैली तो हर कोई और भी हैरान रह गया। अप्रत्याशित रूप से ऐसा ब्लेड्समैन वास्तव में एजियो ड्रैगन किंग था जिसे मार्शल गॉड पैलेस के थंडर सॉवरेन ने पसंद किया था, जो प्रसिद्ध एजियोर सम्राट का वंशज था। ब्लैक वाटर सिटी से बहुत दूर जाने के बाद अर्जुन देव ने फ्लड ड्रैगन वॉर रथ को दूर कर दिया। वह विशाल समुद्र पर चला गया और इस संसाधन समृद्ध काला सागर में पवित्र आत्मा नसों की तलाश में अपनी ड्रैगन सीकिंग आर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह बहुत भाग्यशाली था, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि काला सागर संसाधनों में समृद्ध था। अंधेरे सागर में अपना रास्ता बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने कई छिपी हुई पवित्र आत्मा नसों की खोज की। हालांकि जियांग राय की चेतावनी उसके दिमाग में घूम रही थी। अर्जुन देव भूमिगत चीजों के साथ लापरवाही से खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। यदि वह सावधान नहीं होता तो वह एक अशुभ अजगर को उभरने और उसे समुद्र के तल पर दफना देता। इसलिए वह बेहद सावधान थे। वह तभी कदम उठाएगा जब उसे पूरा यकीन हो कि यह एक शुभ भूमि है। अपनी खोजों के एक बड़े हिस्से को खत्म करने के बाद वह केवल 4 पवित्र आत्मा नसों को प्राप्त करने में कामयाब रहा। फिर भी इस तरह की हरकतों ने रेशमी को चौंका दिया, जो उसके साथ यात्रा कर रही थी। लूना पैलेस में कुछ बेहद कुशल जियोमास्टर्स थे, इसलिए उन्हें इस व्यवसाय की कुछ समझ थी। अर्जुन देव की ड्रैगन सीकिंग आर्ट निश्चित रूप से जियोमास्टर्स की तुलना में बेहतर थी जिसे लूना पैलेस लाया गया था। ड्रैगन को वश में करने का उनका कौशल भी बहुत अधिक था। ड्रैगन फिक्सिंग सुई और ड्रैगन रिवीलिंग मिरर के साथ वह एक पवित्र आत्मा नस को अपने आप वश में कर सकता था। बस इस बिंदु ने ही उसे उन जियोमास्टर्स से कहीं बेहतर बना दिया। भविष्य में जब मैं लूना पैलेस का प्रभारी हूं तो मैं निश्चित रूप से आपको स्पिरिट वेन्स प्राप्त करने में मदद करूंगा, रेशमी ने गंभीरता से कहा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, बशर्ते कि मैं तब तक जी सकूं। बेशक, मुझे काम पर रखना महंगा होगा। रेशमी ने मजाक में कहा, पवित्र बेटी आपको ड्रैगन की तलाश करने और नसों को ठीक करने के लिए आमंत्रित करती है और आप अभी भी ऐसी हवा लगा रहे हैं। आपको यह कहना चाहिए कि आपको ऐसा करने में खुशी होगी कि पवित्र बेटी जो कुछ भी कहती है वह महान है। ठीक है, मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। पवित्र बेटी जो कुछ भी कहती है वह महान है। आप बस मुझे प्रतिध्वनित कर रहे हैं, कोई ईमानदारी नहीं है। हालांकि मुझे याद रहेगा कि आपने क्या कहा था। मैं निश्चित रूप से आऊंगा और भविष्य में आपकी तलाश करूंगा। कुछ समय तक एक दूसरे से बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जैसे ही अर्जुन देव ने ड्रैगन को वश में किया, रेशमी ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। जीवन और मृत्यु कला की समझ भी थी। रेशमी, जिन्होंने पहले ही गुप्त मैनुअल पढ़ना समाप्त कर लिया था, ने अर्जुन देव के साथ जो कुछ भी समझा उसे उदारतापूर्वक साझा किया, जिससे उन्हें इस अमूर्त गुप्त तकनीक को समझने में मदद मिली। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, वे तेज गति से आगे बढ़े, जल्दी से डार्क सिटी की ओर बढ़ रहे थे। जब दोनों ने अंधेरे सागर में प्रवेश किया तो अर्जुन देव ने स्पिरिट वेन्स की तलाश बंद कर दी। जैसे जैसे वे अंधेरे सागर में गहराई तक यात्रा करते गए, दर्शनीय स्थलों ने घर को प्रेरित किया कि यह क्षेत्र कितना असाधारण था।
उन्होंने हर जगह उपभोग अर्ध सम्राटों के साथ साथ आधिक्यम वाले मार्शल सम्राटों और यहां तक कि मार्शल सम्राटों को भी इधर उधर भागते हुए देखा। चूंकि डार्क सी काला सागर का मूल था, इसलिए ब्लैक वाटर सिटी की तुलना में वहां विशेषज्ञों की संख्या स्पष्ट रूप से एक नए स्तर पर थी। दोनों का गंतव्य कोर का मूल था। अनगिनत मजबूत अर्ध सम्राट और उत्कृष्ट युवा भी इस शहर में थे। आधे दिन के बाद दोनों डार्क आइलैंड पहुंचे, जो ब्लैक वाटर आइलैंड की तुलना में बहुत बड़ा भूभाग था। द्वीप के तट पर खड़े होने पर कोई भी डार्क सिटी का राजसी और दबंग सिलहुट देख सकता था। रेशमी के अनुसार यह एक प्राचीन पवित्र शहर था जिसकी तुलना ब्राइट मून सिटी से की जा सकती है। अर्जुन देव प्रत्याशा से भर गया था, उम्मीद कर रहा था कि डार्क सिटी उनके लिए एक सुखद आश्चर्य लाएगा। दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी, शहर की ओर दौड़ पड़े। शहर की दीवार जमीन पर लिपटे काले अजगर की तरह थी। दीवार के काले पत्थर ड्रैगन के तराजू की तरह लग रहे थे, जो धातु की चमक से चमक रहे थे और मजबूत शक्ति को विकीर्ण कर रहे थे। जब दोनों शहर के द्वार से पहले पहुंचे, तो वे चुपचाप शहर में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की कतार में शामिल हो गए। अर्जुन देव ने कई उपभोग अर्ध सम्राटों और यहां तक कि एक आधे कदम वाले मार्शल सम्राट को भी लाइन में खड़ा पाया। यह दृश्य कुछ हद तक चौंकाने वाला था। डार्क सिटी की ताकत से पहले आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने भी सीधे उड़ने की हिम्मत नहीं की। हूँ, सनसनाहट, होश। बस इसी समय दो फुर्तीले आंकड़े बिना किसी डर के सीधे शहर में उड़ गए, जिससे कतार में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। वे युवा कहां से आते हैं? वे सीधे डार्क सिटी में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? कुछ लोग यह जानकर चौंक गए कि सिटी गार्ड ने उन दोनों को नहीं रोका, केवल चुपचाप जोड़ी को स्वीकार किया। वे इस प्रतिक्रिया को अजीब लगने में मदद नहीं कर सके। हा, डार्क सिटी में आने का यह आपका पहला मौका होगा, है ना? वे डार्क सिटी की प्रसिद्ध उत्कृष्ट प्रतिभाएं या ग्रेट डाकुओं के वंशज हैं। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं और उनके पास सिटी लॉर्ड द्वारा प्रदान किया गया उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन है, जो उन्हें अपनी इच्छानुसार शहर में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति देता है। कतार में खड़े अर्जुन देव कुछ विचलित नजर आए। यह ऐसा था जैसे उसने अपने आसपास जो कहा जा रहा था, उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। जिस पल में पहले की आकृति कौंध गई, अर्जुन देव ने उस व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा था, जो पुरानी यादों को ताजा कर देता था। इतने सालों के बाद उसने डार्क सिटी में इस परिचित चेहरे को देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या गलत है? रेशमी यह पूछने में मदद नहीं कर सकी कि जब उसने अर्जुन देव को शायद ही कभी देखा जाने वाली स्तब्ध अवस्था में देखा। अर्जुन देव आकाश की ओर घूर रहा था, उन दोनों की आकृतियों को जो पहले से ही किसी कारण से दृष्टि से ओझल थी। वह पीछे मुड़ा और उदासीनता से उत्तर दिया, मैं ठीक हूं। मैंने अभी अभी स्काई डोम दायरे से एक परिचित चेहरा देखा। उन्होंने कहा, अभी ये दोनों अनिल गुप्ता और समर्थ शर्मा थे। अनिल गुप्ता के दादा ललित गुप्ता हैं, जो एक अनुभवी सॉवरेन मार्शल सम्राट हैं, जो काला सागर के 13 महान डाकुओं में से दूसरे स्थान पर हैं। समर्थ शर्मा की पृष्ठभूमि भी प्रभावशाली है। उनके दत्तक पिता नीलन दत्ता हैं, जो समुद्र के केंद्र से एक संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में निकले थे और अब काला सागर के 13 महान डाकुओं में से एक हैं। रेशमी को काला सागर के बारे में अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक पता था। उसने उन दोनों को पहचान लिया जो पहले से गुजरे थे। जब अर्जुन देव ने नीलन दत्ता का नाम सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। क्या नीलन दत्ता मध्यम आयु वर्ग का ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट नहीं था जिसने चुपचाप उसे डेस्पेयर सिटी में कुछ जानकारी दी थी? उस समय अर्जुन देव को यह अजीब लगा कि दूसरे पक्ष ने उन्हें बिना किसी कारण के उनके पीछे भागने वाले लोगों के बारे में बताया। अब जब उसने रेशमी की बात सुनी कि नीलन दत्ता का दत्तक पुत्र समर्थ शर्मा था, तो उसे अब इसके पीछे के कारण समझ में आ गए थे। अगर अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया है, तो इस नीलन दत्ता को उनके और समर्थ शर्मा के बीच की दुश्मनी के बारे में पता होना चाहिए। नीलन दत्ता ने उस वॉयस प्रोजेक्शन को इसलिए भेजा ताकि अर्जुन देव दूसरों के हाथों न मरें, ताकि नीलन दत्ता का दत्तक पुत्र व्यक्तिगत रूप से बदला ले सके। अतीत की बातों ने वास्तव में दुख से आह भरनी थी। स्काई डोम दायरे में उस भावुक उम्र ने जब भी कोई इसके बारे में सोचता है, तो किसी के गर्म खून में वृद्धि होती है।
अर्जुन देव को अभी भी वह समय याद है जब स्काई डोम दायरे की कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने कुनलुन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्यता के लिए लड़ने के लिए ड्रैगन सीलिंग सिटी में लड़ाई लड़ी थी। हालांकि स्काई डोम दायरे की उत्कृष्ट प्रतिभाएं ज्यादातर कुनलुन दायरे में गुमनामी में दफन थीं, जो प्रतिभाओं से भरा एक महान क्षेत्र था जो अज्ञात और अनदेखी था। समर्थ शर्मा को यहां देखकर अर्जुन देव की उम्मीदों से कहीं ज्यादा आगे निकल गया। अभी अभी उस समय अर्जुन देव ने महसूस किया कि दूसरे पक्ष की साधना चरम पर है, महान पूर्णता अर्धसम्राट। इसके अलावा एक संप्रभु मार्शल सम्राट समर्थ शर्मा के दत्तक पिता बन गए। स्थिति पूरी तरह से बदल गई, कुछ चीजें पूरी तरह से अप्रत्याशित थीं। फिर भी यह ठीक था। कोई भी थोड़े समय के भीतर महान पूर्णता अर्धसम्राट तक पहुंच सकता है यदि उसके पास महान प्रतिभा और पर्याप्त संसाधन हो। केवल एक उपभोग अर्धसम्राट ही अर्जुन देव को सावधान कर देगा। हालांकि अपनी ताकत में वृद्धि के बाद अब उसे केवल कुछ ध्यान देने की आवश्यकता थी। काला सागर की वर्तमान युवा पीढ़ी में यह समर्थ शर्मा किस रैंक पर है? अर्जुन देव ने जिज्ञासा से पूछा। यह एक ऐसा नाम था जिसे वह बहुत पहले भूल गया था। अब इसने फिर से उसमें कुछ रुचि जगाई। रेशमी ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा, मैं इसे कैसे रखूं? वह बहुत जल्दी उठ गया। केवल 5 से 6 वर्षों में नीलम दत्ता के केंद्रित पोषण के साथ उन्होंने काला सागर की कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हराया। अभी वह प्रसिद्ध है और काला सागर की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, हालांकि उनके सबसे मजबूत होने पर थोड़ा सवाल है। 13 ग्रेट बैंडिट्स के शीर्ष रैंकर ब्लड शार्क सॉवरेन के वंशज हिमांश बैरागी हाल के वर्षों में दिखाई नहीं दिए हैं। इसके अलावा हिमांश बैरागी को 10 साल पहले ही सार्वजनिक रूप से सबसे मजबूत के रूप में स्वीकार किया गया था। हिमांश बैरागी को हराए बिना समर्थ शर्मा वास्तव में सबसे मजबूत नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, इसके अलावा अनिल गुप्ता जो पहले आगे थे 2 साल पहले समर्थ शर्मा से केवल आधे मूव से हार गए थे। अगर वे मौत से लड़ते हैं तो उनकी संभावना भी होगी। लेकिन किसी भी मामले में समर्थ शर्मा को काला सागर में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत में से एक कहना अतिशयोक्ति नहीं है। यहां तक बात करते हुए रेशमी ने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति है जिसके बारे में आपने कहा था कि वह एक जाना पहचाना चेहरा था? क्या वह दोस्त है या दुश्मन? यदि वह दुश्मन है तो परेशानी से बचने के लिए आप उससे नहीं मिलना बेहतर होगा। दोस्त या दुश्मन? समर्थ शर्मा के पिता की मृत्यु मेरे हाथों हुई। अपने पिता को मारने का द्वेष अनसुलझे है। हालांकि अर्जुन देव को सिमा होंग को मारने का कोई पछतावा नहीं था। कुछ लोग मारे जाने के लायक हैं, उन्होंने जो किया था उसके लिए उन्हें भुगतान करना पड़ा। अर्जुन देव समर्थ शर्मा से मिलने से नहीं डरते थे। वह स्काई डोम दायरे में समर्थ शर्मा को हरा सकता था और वह यहां फिर से ऐसा कर सकता था। आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? इस समर्थ शर्मा के साथ आपका वास्तव में क्या रिश्ता है? तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया है। अर्जुन देव को इस तरह से विचलित होते देखना दुर्लभ था। उसके व्यवहार ने रेशमी की दोनों के बीच संबंधों के बारे में जिज्ञासा को बढ़ा दिया, इसलिए उसने उसे जवाब के लिए परेशान किया। दोनों के डार्क सिटी में एंट्री करने के बाद रेशमी अर्जुन देव से पूछती रही। वह बेबसी से मुस्कुराया और समझाया, मैंने उसके पिता को मार डाला। उस समय उनके पिता ने अपनी खेती का इस्तेमाल उस छोटे संप्रदाय के माध्यम से अपना रास्ता साफ करने के लिए किया जिसमें मैं स्काई डोम दायरे में था। संप्रदाय के कई शिष्य और बुजुर्ग मेरी रक्षा करने की कोशिश करते हुए उनके पिता के हाथों मर गए। उसके बाद मेरी ताकत बढ़ती गई और मैं स्काई डोम दायरे में फिर से उसके पिता से मिला। इसलिए मैंने उसे मार डाला। अर्जुन देव ने छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया और बस अपने और समर्थ शर्मा के बीच की कलह को दूर कर दिया। जब रेशमी ने यह सुना तो वह स्तब्ध महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव को इस समर्थ शर्मा के साथ ऐसा रंजिश था। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव इतने विचलित हो जाते थे, कुछ ऐसा जो शायद ही कभी होता था। गुरप्रीत का घर ढूंढना बहुत आसान था। डार्क सिटी को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक पर एक महान डाकू का शासन था। प्रत्येक क्षेत्र में एक इमारत होगी जो बाहर खड़ी थी,
जहां महान डाकू रहता था। काला सागर के 13 महान डाकुओं ने पूरे काला सागर की सबसे मजबूत युद्ध क्षमता का प्रतिनिधित्व किया। उनके पास सबसे बड़ा अधिकार और सर्वोच्च प्रतिष्ठा थी। वे काला सागर के निर्विवाद स्वामी थे, देश के सच्चे राजा थे। काला सागर का एक महान डाकू बनना बहुत सरल था। बस इतना करना था कि काला सागर के एक महान डाकू को हराना था और उस महान डाकू को उस इमारत से बाहर निकालना था जिसे वे निवास के रूप में रखते थे। उसके बाद एक काला सागर का नया ग्रेट बैंडिट होगा। नियम सीधे थे, जो काला सागर की जंगल प्रकृति को चरम पर प्रदर्शित करते थे। जबकि यह सरल लग रहा था, हर काला सागर का महान डाकू कम से कम एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट था। इसके अलावा वे पहले से ही लंबे समय से अपनी खेती के दायरे में थे। एक संप्रभु मार्शल सम्राट होने के नाते कोई भी महान डाकुओं में से किसी एक को परेशान करने के लिए आश्वस्त नहीं होगा। पिछली सहस्राब्दी में नीलन दत्ता की हालिया सफलता के अलावा कोई और सफल नहीं हुआ था। गुरप्रीत के दादा फ्लेम रॉक सॉवरेन एक अनुभवी सॉवरेन मार्शल सम्राट थे, जो काला सागर के 13 महान डाकुओं में 5वें स्थान पर थे। यह गुरप्रीत ही थे जिन्होंने फ्लेम रॉक सॉवरेन को कुछ कहने के लिए कहा, जिसके परिणामस्वरूप काला सागर में कोई भी धवन शर्मा के एज़ियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब तक एज़ियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन ने अपना बैनर लटकाया, काला सागर के समुद्री डाकू समूह व्यापारी जहाजों को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। चारों ओर पूछने के बाद दोनों को फ्लेम रॉक सॉवरेन का निवास मिला। फ्लेम रॉक सॉवरेन शहर के दक्षिणी भाग में 10,000 साल पुरानी फ्लेम रॉक्स से बने महल में रुका था। जब दोनों उग्रलाल महल के सामने पहुंचे और देखा कि ऊंचे महल का निर्माण पूरी तरह से 10,000 साल पुरानी फ्लेम रॉक्स से किया गया था, तो वे अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। 10,000 साल पुराने फ्लेम रॉक का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा शहरों के लायक था, फिर भी फ्लेम रॉक सॉवरेन ने इसका इस्तेमाल एक बड़े महल के निर्माण के लिए किया। महल ऐसा लग रहा था जैसे वह शाश्वत लपटों से ढका हुआ हो। इसके सामने खड़े होने पर कोई भी फ्लेम रॉक सॉवरेन की बेलगाम और दबंग हवा को महसूस कर सकता था। महल पहरेदारों से भरा हुआ था। अर्जुन देव ने गेट पर जाकर उन्हें अपनी पहचान बताई और गुरप्रीत को बताने के लिए कहा। अर्जुन देव और रेशमी दोनों ही असाधारण दिखाई दिए और उनकी ताकत और भी ज्यादा थी। गार्डों ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से संदेश भेज दिया। जल्द ही गुरप्रीत की लापरवाह हंसी फाटक पर पहुंच गई। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ रहा था। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें गले लगा लिया। यार, तुम आखिरकार आ गए। मैं पहले से ही 1 साल से अधिक समय तक आपका इंतजार कर रहा था। आओ, पहले आओ और हम और अधिक बोल सकते हैं। अरे, यह है। गुरप्रीत ने शुरू में अर्जुन देव से बात करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जब उसने रेशमी पर नजर डाली तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद वह बड़े सदमे से बोला, अरे भाई अर्जुन देव, आप वास्तव में चंद्रमहल की पवित्र बेटी को पाने में कामयाब रहे। जब गुरप्रीत ने एक सार्वजनिक क्षेत्र में इतने सारे लोगों के सामने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की, तो रेशमी का सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। यह महसूस करते हुए कि एक बड़ी गलतफहमी लग रही है, अर्जुन देव ने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि भाई गुरप्रीत ने गलत समझा। गुरप्रीत शर्मिंदगी से मुस्कुराया और जल्दी से माफी मांग ली। रेशमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गर्म हो गई और उसने उसके साथ भी मिलने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया। आओ, आओ, आओ। चूंकि भाई अर्जुन देव यहाँ हैं, इसलिए हमें डार्क सिटी में कुछ मस्ती करनी चाहिए। आइए मैं आपको पहले एक उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन प्राप्त करने के लिए सिटी लॉर्ड्स निवास पर लाता हूं। उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन के साथ आप अनुभवी मार्शल सम्राटों के लिए आरक्षित विशेषाधिकारों का आनंद ले सकेंगे। इस तरह आप वास्तव में अपने दिल की सामग्री का आनंद ले सकते हैं। सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस एक गुट था जो केवल नाम के लिए अस्तित्व में था। वहां के सभी लोगों को 13 महान डाकुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले गुटों द्वारा व्यवस्थित किया गया था। गुरप्रीत की पहचान को देखते हुए उनके लिए एक उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन प्राप्त करना आसान होगा। जब अर्जुन देव शहर के द्वार पर कतार में खड़े थे, तो उन्होंने उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन के बारे में थोड़ा सुना था।
अनिल गुप्ता और समर्थ शर्मा ने सीधे शहर के गेट पर उड़ान भरी थी क्योंकि उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन थे। हालांकि यहां आने का उनका प्राथमिक उद्देश्य वह लाश थी जो गुरप्रीत और उनके समूह को उस सड़क पर मिली थी जिसने सम्राटों को दफनाया था। उस लाश पर जेड पेंडेंट में पैराडाइज सीक्रेट कैनन था। ऐसे अन्य खजाने भी हो सकते हैं जिन पर दूसरों का ध्यान नहीं जा सकता है। अर्जुन देव को लगा कि वह भाग्यशाली हो सकते हैं, इसलिए वह यह देखने के लिए देखना चाहते थे कि क्या उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। एक पल के लिए रुको। इस बार मैं भाई गुरप्रीत की तलाश में आया था क्योंकि मुझे पूछने के लिए एक एहसान है, अर्जुन देव ने गुरप्रीत के सुझाव को खारिज करते हुए गंभीरता से कहा। गुरप्रीत ने धीरे से अपनी मुस्कान वापस ले ली और गंभीर हो गया और पूछा, क्या बात है? अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से वह सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। क्या वह लाश जो आपको सड़क पर मिली थी जिसने सम्राटों को दफनाया था? क्या आपको उस लाश पर कुछ मिला? क्या आप मुझे इसके बारे में बताने के लिए तैयार होंगे? जब गुरप्रीत ने यह सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उस लाश पर कुछ भी नहीं था। उंगली पर स्थानिक अंगूठी में केवल कचरे का एक गुच्छा था। हमें बहुत नुकसान हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको जो जेड पेंडेंट दिया था वह असाधारण था? चूंकि अर्जुन देव ने यहां आने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह सब कुछ बताने के लिए तैयार थे। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पहले कचरे के उस ढेर को देखने के लिए लाओ। गुरप्रीत जोर से हंसा, उसकी आंखों में प्रत्याशा चमक रही थी। उसके बाद उसने अपना हाथ लहराया और कहा, तुम बहुत मिस रेशमी को महल के चारों ओर देखने के लिए लाओ। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना याद रखें। दिखावे से गुरप्रीत ने एक बदमाश का आभास दिया। हालांकि वह अपनी सोच में काफी सावधान था। वह जानता था कि कुछ चीजें दूसरों के लिए सुनने के लिए सुविधाजनक नहीं थीं, इसलिए उसने रेशमी को कहीं और मोड़ दिया। रेशमी मुस्कुराई, इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस अवधि के दौरान अर्जुन देव के साथ उनकी बातचीत से वह पहले से ही जानती थी कि अर्जुन देव ने एक प्राचीन ड्रैगन सीकिंग आर्ट की विरासत प्राप्त की थी। हालांकि उसने ईमानदारी से उससे यह भी कहा कि आम लोगों के लिए इस ड्रैगन सीकिंग आर्ट को सीखना कठिन होगा, समझने की क्षमता पर इसकी उच्च आवश्यकता को देखते हुए। समझने की क्षमता की आवश्यकता के साथ यह ड्रैगन सीकिंग आर्ट सामान्य जियोमास्टर्स के लिए भी बेकार होगा। सबसे अच्छा, यह सिर्फ उनके क्षितिज को चौड़ा करेगा। अर्जुन देव गुरप्रीत के पीछे पीछे गुरप्रीत के महल में पुराने निजी खजाने में गए। एक पुराने कमरे में उसने वह कचरा देखा जिसका गुरप्रीत ने उल्लेख किया था, एक टूटी हुई घंटी, एक बड़ी धातु की घुंडी, सड़े हुए काटने के उपकरण और बड़ी संख्या में सभी प्रकार की धातु की गेंदें। एक नज़र से ये वास्तव में बिना किसी संदेह के कचरा थे। हालांकि अर्जुन देव की नज़र में वे सभी अनमोल खजाने थे जिससे वह कुछ हद तक खुश थे। यह कचरा कैसा था? यह एक पूर्ण ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म था। हालांकि यह टूट गया और पस्त हो गया। इसकी मरम्मत करने और कुछ हिस्सों को परिष्कृत करने के बाद वह इसे फिर से जोड़ सकता था और एक तैयार ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म रख सकता था। घंटी ड्रैगन कॉलिंग बेल थी। इसे धीरे से बजाने से भागने वाली आत्मा की नस वापस आ सकती है। कुछ अशुभ ड्रैगन के साथ उन्हें ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म पर नम्रता से आने का कोई अन्य तरीका नहीं होगा। इसलिए ड्रैगन कॉलिंग बेल एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। सड़े हुए काटने के उपकरण ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म, ड्रैगन हेड गिलोटिन का सार थे। जहां तक उस बड़े धातु के घुंडी की बात है, यह ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म की नींव थी। यदि अर्जुन देव इसे स्वयं बनाते हैं तो उन्हें सब कुछ तैयार करने के लिए कम से कम 10 साल की आवश्यकता होगी। हालांकि ये चीजें वास्तव में किसानों के लिए बेकार थीं, उनके लिए पूरी तरह से बेकार थीं। साधारण जियोमास्टर्स इन वस्तुओं को नहीं पहचानेंगे। यहां तक कि अगर एक जियोमास्टर ने उन्हें पहचान लिया तो वे बेकार होंगे। उनका उपयोग करने के लिए पैराडाइज सीक्रेट कैनन की आवश्यकता होती है।